हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको कल सोल यानी कि मिट्टी के बारे में आपको मैंने बताया था, एक एक पॉइंट आपको सारे एक पॉइंट क्लियर भी करवाए थे। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। फिर भी मैंने आपसे कहा था कि आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ये हमारे सरकारी मैथ क्लासेस की सी टेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट की इन्वायरमेंट क्लास है। ये मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है। तो आप लोग 9 से 10 ईवीएस की क्लास ज्वाइन करें। सभी छात्र एक बार लाइक और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास का लाभ ले सके या क्लास को ज्वाइन कर सके। ये हमारे सी टेट, यूपी टेट के चयनित छात्र हैं जो हमारे यहाँ ऑफलाइन यानी कि व्योम एकेडमी से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आज सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ते हुए प्लीज़ सबसे पहले आप क्या किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास जा सके। तो जो भी छात्र हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं वो एक बार लाइक और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। चलिए आज मैं आपको वाटर यानी कि जब मैंने आपको जल चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें सारे पॉइंट मैंने एक एक क्लियर किए थे। अभी मैं वही जल यानी कि वाटर के ही मैं उसमें आपको प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। जो भी मैंने आपको पढ़ाया था उसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए और आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा 35। क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में अंतर बताना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट है क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। सेकंड है क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। ऑप्शन थर्ड है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। एंड फोर्थ ऑप्शन है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट करिए। देखिए सीटेड 2011 में इसको ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे ही आपको सीटेड यूपीटेड में क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जब मैंने आपको जल आपको पढ़ाया था तो मैंने सारे पॉइंट एक एक क्लियर कराए थे। पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन लेके आई हूँ, उसी का मैं आपको प्रैक्टिस से दे रही हूँ। तो आप सभी लोग इसका ध्यान से आंसर करें कि आपने क्या पढ़ा था। इसका 35 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आई होप आपको 35 का राइट आंसर इसका क्लियर हो गया होगा। इसका 35 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखें कि कैसे यूपी सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं, हमें कैसे आंसर देना है। सभी लोग ध्यान से देख के आंसर किया करें ताकि आपको अगर एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें को वहाँ पे गलत ना कर दें। सभी लोग जो भी हैं, जितने भी छात्र जुड़ रहे हैं, सभी लोग आंसर दिया करें। भले ही आप आंसर को गलत करते हैं या गलत हो जाता है आपसे तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ गलत हो जाता है तो हम आपको समझा भी देंगे उस पॉइंट के बारे में और आप समझ भी जाएंगे। और इसके बाद आप एग्ज़ाम में अगर वही क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। तो चलिए 36 क्वेश्चन करता है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि? ऑप्शन है फर्स्ट है नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। सेकेंड है नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी में कम हो जाता है। थर्ड है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो आप लोग 36 का राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करके बताएं। सभी छात्र आंसर जरूर दिया करें। कुछ का आंसर सही भी आ रहा है और एक दो लोग गलत भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम गलत हो रहा है कोई बात नहीं, आप यहीं पे समझ लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड। नमकीन पानी का घनत्व
साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्लियर। जो नमकीन पानी होता है उसका घनत्व साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। इस कारण नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी क्या करता है, तैरता रहता है। तो क्लियर हो गया आपको इसका। ये देखिए, ये भी सीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको मालूम भी पड़ जाए ये मेरा क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, और हमारे क्वेश्चन इस तरह बनते हैं, हमें ऐसे आंसर उनको करना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और प्लीज़ जो भी आप पढ़ते हैं ना ध्यान से पढ़ा करें, ताकि अगर आपको सेकंड बार वही चीज़ देखने को मिल जाती है तो आपको ऐसा ना लगे कि पता ये इसका हुआ मालूम है पर क्या होगा इसका, मतलब कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। कोई भी पॉइंट अगर आप पढ़ते रहें, कोई भी क्लास ले रहे हैं आप, तो आप ध्यान से पढ़िए ताकि आपको आगे चल के आप उसमें कोई दिक्कत महसूस ना कर सकें। चलिए 37 क्वेश्चन है। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ये भी देखो सीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन फर्स्ट है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, सेकंड है रक्त में मच्छर के लार्वे, थर्ड है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। तो आप लोग 37 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करें। आप सभी लोग कमेंट करें, जिसको आता है वो भी करें, ना आ रहा हो वो भी करें। सभी लोग कमेंट करते चलें। 37 का राइट आंसर रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? अगर आपको सीडीपी की क्लास लेनी है तो 6 से 7 आपकी सीडीपी की क्लास चलती है। इसके बाद हमारी मैथ की क्लास 10 से 11 जो होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सीडीपी की क्लास भी ज्वाइन करें और मैथ की क्लास भी ज्वाइन करें। और जल्दी हमारा ये जो करंट अफेयर्स है वो भी चल रही है। कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो अभी थोड़ा सा नहीं चल पा रही है, तो इसलिए अगर आप अभी स्टार्ट हो जाएगी 4-5-6 दिन से, तो आप क्या करें, करंट अफेयर्स की क्लास भी स्टार्ट कर दे लेना। तो चलिए आइए 37 का राइट आंसर हो गया आपका। जी हाँ, बहुत लोगों का उसका आंसर आ भी रहा है, कोई बात नहीं। 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। रक्त की जांच द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी की पहचान होती है। किसकी? मलेरिया परजीवी, या तो इसको ऐसे ये भी बोलते हैं प्लाज्मोडियम की पहचान होती है। हो गया राइट आंसर, क्लियर हो गया आपको? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी की पहचान होती है, उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। आई होप आपको 37 का राइट आंसर क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी लोग ध्यान से देखते रहें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके ये 5-6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जरूर मतलब डाल देते हैं। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर पे ज़रूर ध्यान दिया करें, इसमें क्या होगा, इसके राइट आंसर भी क्या होगा। चलिए 38 क्वेश्चन है। रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। देखिए, जब मैंने आपको मतलब वाटर यानी कि जल चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हमने यही पॉइंट आपको क्लियर किया था। तो आप लोग देखें कितने लोगों को याद है ये क्वेश्चन। रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन ए पानी को रंगहीन करने के लिए, ऑप्शन सेकेंड है हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने, थर्ड है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, एंड फोर्थ ऑप्शन है पानी में उपस्थित रोगाणुओं को खत्म करने। तो आप लोग 38 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करें। बहुत अच्छे से मैंने इस पॉइंट को क्लियर किया था। अगर आपको याद आ रहा हो तो जिसने भी ध्यान से अगर वो चैप्टर पढ़ा होगा उसको ये क्वेश्चन तुरंत ही आ जाएगा, और कर भी रहे हैं राइट आंसर। तो आप लोग सभी लोग इसका राइट आंसर देखिए, सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 38 का राइट आंसर कमेंट करिए आप लोग। जी हाँ, 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। मैंने आपको बताया था हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती थी रेखा की माँ।
तो आपको क्लियर हो गया। हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती थी। तो आपको इसका 38 का राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। ओके, क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी छात्र लाइक और शेयर जरूर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन करें। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए 38 क्वेश्चन है। डैश के लिए मछली घर क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। अगर आपसे कभी कभी इतना ही ऐसे ही दे दिया जाता है मछली के घर को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है पानी को साफ करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। थर्ड ऑप्शन है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। और फोर्थ ऑप्शन है मछली घर की शोभा बढ़ाने। तो आप लोग प्लीज़ 39 का राइट आंसर कमेंट करिए। 39 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करें। किसके लिए मछली घर यानी कि एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है? जो हमारा एक्वेरियम होता है उसमें हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मछली घर में? क्योंकि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, इसलिए जो है कि अधिक से ज़्यादा उसमें क्या है, पानी में ऑक्सीजन घुल सके। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो क्लियर हो गया आपको। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी लोग मन लगा के पढ़ें और ध्यान भी दें क्वेश्चन क्या पूछता है, हमें क्या आंसर देना है, हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं सीटेड में। तो आप लोग इनका सबका ध्यान रखते हुए आप लोग पढ़ते रहें। जी हाँ, 14 क्वेश्चन है। चलिए सब लोग देखिए 14 क्वेश्चन है। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानी पढ़ती है। ये देखिए सीटेड 2012 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए है हमारा अपने आसपास पानी को एकत्रित न होने दें। बी है पानी में बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। सी यदि कुछ जगहों पर पानी एकत्रित हो जाता है तो मिट्टी तेल का छिड़काव करें। पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने के विषय में जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन ए है हमारा डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। सेकंड है हमारा चेचक और मलेरिया। थर्ड है डेंगू और आई फ्लू। और फोर्थ है हमारा टाइफाइड और हैजा। तो 40 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करें। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन आ रहा होगा और ये क्वेश्चन आप सबको आना भी चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसका 40 का राइट आंसर कमेंट करिए। जिसको आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है, और जिसको नहीं आ रहा है तो एक बार ध्यान से इसको समझ ले फिर कि आपको नेक्स्ट टाइम आप इसको गलत क्वेश्चन को ना करें। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट? अभी एक मिनट। 40 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। पोस्टर का उद्देश्य है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के फैलने के विषय में जागरूकता प्रदान। ये डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर है, इसकी सावधानियां आप बता रही है। अपने आसपास पानी को एकत्रित ना होने दे। जैसे बारिश वगैरह हो जाती है या तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, बारिश मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मच्छर हो जाते हैं और भी गंदे छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। इससे क्या होता है हमारा डेंगू वगैरह फैल सकता है। मच्छर हैं तो डेंगू वगैरह और भी कोई बीमारियां हो जाती हैं। सेकंड में इसने बताया कि पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ़ रखें। जैसे हमारे घर के कूलर वगैरह होते हैं तो आप लोग क्या करें, एक या दो दिन में उनको साफ़ करते रहें। टंकियों वगैरह को उसको साफ़ करते रहें, क्योंकि अगर उसी में पानी भरता तो उसमें क्या होता है, एक तरह से जीवाणु यानी कि विषाणु वगैरह, ये मच्छर वगैरह और भी कीड़े हमारे हैं तो उसमें क्या होगा, हमारे पनपने लगते हैं। अगर जब ये सब पनपने लगते हैं तो हमारा क्या होगा, बीमारी
उससे क्या होता है, हमारा बीमारियां फैलती हैं। तो ये भी आपको बता रही है कि जो बर्तन और कूलर और टंकियां वगैरह होती हैं उनको क्या रखें, आप साफ़ रखें। यदि कुछ जगह पर पानी एकत्रित हो जाता है तो मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पानी इकट्ठा है, वहाँ उसको हम नहीं साफ़ कर पा रहे हैं, तो आप उस जगह क्या करें, जो मिट्टी का तेल होता है उससे आप उसको क्या करें, उस पर छिड़काव करें, ताकि जो वहाँ के मच्छर वगैरह हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या है, वो आसानी से मर सके। आई होप आपको इसका राइट आंसर क्लियर हो गया। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, डेंगू और जापानी ज्वर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 41 क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इस तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। हमने आपको बताया था, जिसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है वो क्या होती है, हमारा पानी के घनत्व ज़्यादा हो जाता है वो हमारी क्या हो जाती है, वो चीज़ डूब जाती है। जिसका घनत्व पानी से कम होता है वो हमारी क्या, उस पर तैरती रहती। जब मैंने आपको पानी का चैप्टर पढ़ाया था, जल वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था। तो आपने अगर उसको ध्यान से और मन लगा के अगर उस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप इसका राइट आंसर कर देंगे। तो चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। सेकंड है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। थर्ड ऑप्शन है कि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। एंड हमारा फोर्थ ऑप्शन है, लौह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। तो प्लीज़ आप लोग 41 का राइट आंसर कमेंट करें। सभी लोग कमेंट करते रहें। 41 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करते रहें। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच सके। और जो भी छात्र हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं वो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। ओके फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपको मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ कोई भी पॉइंट समझ में ना आता हो तो आप लोग बिना हिचके, बिना कन्फ्यूज के आप पूछ लीजिए करें, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे आपको 41 का राइट आंसर, जी हाँ 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। कौन सा, ऑप्शन सेकंड। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। क्वेश्चन, जी हाँ, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडा किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर यानी कि एक्वेरियम का पानी, ऑप्शन ए, मछली के तैरने के योग्य नहीं है, बी है सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीजन रहित है, थर्ड है मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, एंड फोर्थ है हमारा आंसर, फोर्थ है खनिज रहित। तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। 42 का राइट आंसर आई होप सभी को मालूम होगा इसका राइट। और देखिए कुछ बच्चे बिल्कुल राइट इसका क्लियर जवाब भी दे रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो 42 का राइट आंसर, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी खनिज रहित है। क्या है, खनिज रहित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी छात्र लाइक और शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ऑप्शन है पुरानी झीलें पुनर्मित करने से, सेकेंड ऑप्शन है, एक मिनट,
सेकेंड ऑप्शन है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में। एंड थर्ड ऑप्शन है स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से। एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग अच्छा चलवाएं। तो आप लोग 43 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 43 का? तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? आपको ये बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आप सभी लोग इसका आंसर दे रहे होंगे। कुछ का सही आ रहा है और कुछ का लोगों का गलत भी हो रहा है। कोई बात नहीं, हम बताए दे रहे हैं ताकि आप नेक्स्ट बार इसको गलत ना करें। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में। ये जो तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है किससे? पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तो क्लियर हो गया आपको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो सभी को आना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे हैं। अगर पढ़ाई में ध्यान भी लगा रहे होंगे तो भी आपको ये क्वेश्चन आ जाता। कुछ बच्चों का जो पढ़ाई करते हैं देखिए उनका आंसर आता भी है। चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू, फर्स्ट है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। सेकेंड है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। थर्ड है मलेरिया, डेंगू, हैजा। एंड फोर्थ है ऑप्शन मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। चलिए आप लोग 44 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। देखिए बहुत लोगों का कुछ आंसर सही भी आ रहा है। जो पढ़ाई करते होंगे मन लगा के, अगर आप एक भी बार मन लगा कर आपने मतलब उस चैप्टर को अपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका राइट आंसर जरूर बता देंगे। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया किससे फैलता है? मच्छरों से। अगर पूछ लिया जाता है आपको डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया किससे फैलता है तो आप क्या बताएंगे? मच्छरों से फैलता है। आई होप आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झाँक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल एंड फोर्थ है जॉर्ज मिस्ट्रल। तो आप लोग प्लीज़ 45 का राइट आंसर कमेंट करिए। 45 का राइट आंसर कौन होगा? सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने सब मच्छर के पेट के अंदर ताक झाँक की और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो बताइए कौन सा वैज्ञानिक है? जी हाँ, वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस जी हैं जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झाँक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो क्लियर हो गया? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रोनाल्ड रॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोग कहीं जाइएगा नहीं, सारे क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए, इसके बाद ही आप लोग कुछ का काम करिएगा। चलिए 46 का क्वेश्चन है। रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने से चक्र से गुजरता हूँ। मतलब जो चक्कर आ जाते हैं उससे गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? चलिए बताइए आप लोग। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन सेकेंड है मियादी बुखार, ऑप्शन थर्ड है अतिसार एंड ऑप्शन फोर्थ है हैजा। तो प्लीज़ आप लोग इसका 46 का राइट आंसर कमेंट करिए। थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, नहीं सबको ये क्वेश्चन आ रहा होगा और देखिए सब लोग उसका आंसर दे भी रहे हैं। तो जल्दी से बताइए आप लोग 46 का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने से चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत मलेरिया रोग से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? मलेरिया रोग से। क्लियर हो गया आपको? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देते हैं ताकि आपको डायरेक्ट नहीं पूछ लेगा आपको कि बुखार आ गया और मलेरिया का तो ये कौन से मतलब किस कीट से या किसके फैलने से होता है ये। तो इसलिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन बना के देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आपको घुमा देते हैं कि आप उसमें अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगा लेंगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो हमारा सीटेट वगैरह होते हैं इसमें आपको यूपी टेट में क्या होता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और सीटेट में क्या है हमारा जो कंटेंट रूप में पूछता है। तो इसलिए आपको ध्यान से, इसीलिए मैं कहती हूँ एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए 47 क्वेश्चन है। 47 मृत सागर क्या है? मृत सागर क्या है? फर्स्ट है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। सेकंड है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। थर्ड है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। और ऐसा सागर जिसमें जहाज़ चलाना खतरनाक होता है। तो आप लोग 47 का राइट आंसर कमेंट करिए क्या होगा 47 का राइट आंसर। मृत सागर क्या है, मतलब मृत सागर के बारे में आपको बताना है। सभी लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। कौन सा? सेकंड। मृत सागर ऐसा सागर है, मृत सागर ऐसा सागर है जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तो क्लियर हो गया, मृत सागर क्या है? जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 48। सभी लोग लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। चलिए 48 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैले वाले रोगों का समुच्चय है? देखिए अभी हम ये इसको करवा चुके हैं, फिर भी ये देखिए 2015 और 2016 में फिर इसको ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए हम लोग सब लोग क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उनसे क्वेश्चन ले लेके आपको बताते हैं कि देखो ऐसे बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं और इस तरह से पूछ लिया जाता है। उसमें देखो मच्छर फैलाने वाले रोग पूछ लिया गया था, इसमें थोड़ा सा आपको बता दिया होने वाले रोग और फैलने वाले रोग का समुच्चय बताना है। तो फर्स्ट है चिकनगुनिया हैजा मियादी बुखार। सेकेंड है चिकनगुनिया मलेरिया मियादी बुखार। थर्ड है हैजा डेंगू मलेरिया एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया। तो आई होप इसका राइट आंसर सबको आ गया होगा और सब लोग इसका राइट आंसर दे भी रहे हैं। तो बहुत अच्छा, सब लोग ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें, समझते रहें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। मच्छर से आपको मालूम ही है कौन से रोग होता है, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। आई होप आप सबको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, सभी लोग ध्यान से देखते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या एकत्र हुए पानी से हो सकती है? देखिए फिर से घुमाया आपसे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या एकत्र हुए पानी से हो सकती है? और ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया, सेकेंड है पोलियो, थर्ड है निमोनिया एंड फोर्थ है चेचक। तो 49 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करिए। अभी हमने जब आपको बताया था कहीं पे पानी एकत्रित हो जाता है, गंदा संदा जैसे बारिश होती है और कहीं साइड से पानी इकट्ठा हो गया, कहीं कूलर या कोई गंदे जो क्या होता है ना कि लोहे या स्टील के कुछ बर्तन वगैरह टूट जाते हैं तो सब लोग क्या करते हैं उसको मतलब बाहर साइड रख देते हैं। तो जब बारिश होती है ना तो उसमें पानी जमा हो जाता है और भी बहुत जगह होती है कहीं भी इकट्ठा हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें मच्छर वगैरह आ जाते हैं और भी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। उससे हमारे कौन सा रोग होता है, हमने बताया था आपको, मलेरिया रोग। कौन सा रोग होता है? मलेरिया। जब कोई एकत्रित हुआ पानी या रुका हुआ पानी ही होता है तो उसमें कौन सी बीमारी फैलती है? मलेरिया वाली बीमारी फैलती है। आई होप आपको क्लियर हो गया। देखिए ऐसे देखो 3 क्वेश्चन आपको बताया मैंने मलेरिया से और तीनों ही थोड़ा थोड़ा घुमा के उसने दे दिया था। ऐसे ही क्वेश्चन आते, देखिए सितंबर 2015 में दिया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। 15 क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखिए। इसका क्या होगा, सभी लोग राइट आंसर भी कीजिएगा। जी हाँ, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था।
लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। मतलब जो रेणु की दादी हैं वो एक कुआं को दिखाती हैं, बोलती हैं जो 15-20 साल पहले इसमें बहुत सारा पानी था, मतलब कुएं में, लेकिन अब ये सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? तो आपको बताना है इसका क्या कारण हो सकता है। ए है पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया। बी है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। और थर्ड है सी हमारा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का पानी नहीं करता है, प्रयोग में नहीं लाता। ऑप्शन ए है केवल ए, सेकंड ऑप्शन है ए और बी, थर्ड ऑप्शन है केवल सी एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल ए। तो आप लोग 50 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करिए। 50 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करना है, सभी लोगों को। देखिए इसमें क्या हो सकता है, इस पॉइंट में क्यों सूख गया है वो कुआं। पहले इसमें कुएं में पानी था, अब पानी सूख गया, इसका क्या कारण है सूखे कुएं का? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, केवल ए। पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। तो यही हमारा क्या हुआ, पानी सूखने का कारण है। तो क्लियर होगा आपका 50 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। और आपको क्लास हमारी कैसी लगती है, मैं कैसा आपको पढ़ा रही हूँ, आपको कैसे समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलें। सभी लोग एक बार फीडबैक दे दिया करें, जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपके लिए, आपको समझ में आ रहा है और हम आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। चलिए 41 क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर मिट्टी का तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ए देखिए, फिर क्वेश्चन आपको घुमा दिया गया है, फिर थोड़ा सा वैसे ही दे दिया गया है। फर्स्ट है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। सेकेंड है मिट्टी तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। और थर्ड है मच्छरों को मिट्टी के तेल द्वारा विकसित किया जाता है। एंड फोर्थ है हमारा मच्छर मिट्टी तेल द्वारा मर जाते हैं। तो आप लोग 51 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग, मैंने कहा सभी लोग कमेंट किए, ऐसा नहीं करिए मुझे नहीं आ रहा। जिसको आता है वो तो अपना कमेंट करते ही हैं, और जिसको नहीं आ रहा वो क्या करते हैं, अपना देखते रहते हैं कि नहीं। आपको थोड़ा सा समझो, अपने दिमाग से भी जोर डालो कि इसमें इसका 51 का राइट आंसर आपको इसमें क्या लग रहा है, क्या हो सकता है। तो जिससे क्या होगा, आपको अगर आपको सही हो रहा है, आप उसको उस चीज़ को सही सोच लेते हैं, तो आपको भी अगर मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम अपने सोच से या समझ से हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको आ गया 51 का राइट आंसर। जी हाँ, 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। कौन सा? ऑप्शन सेकेंड, मिट्टी तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। कि जो साइड से जो पानी वगैरह भर जाता है ना, तो हमने आपको बताया था जब पानी वगैरह अगर आप उसको साफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, मिट्टी के तेल वहाँ पे डाल लें। जो जैसे 2-3 जो कीड़े मकोड़े बस उतने ही रहेंगे, बाकी उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े उसमें उत्पन्न नहीं होंगे। तो क्लियर हो गया 51 का राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, सभी लोग ध्यान से देखते रहें और उसका ध्यान और अच्छे से इसका आंसर करिएगा। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कदम दिए गए हैं। बताइए। ए है हमारा वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी। बी है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। सी है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। एंड डी है हमारा उनमें केवल संदूषित जल होता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है बताना आपको। फर्स्ट है केवल बी, सेकेंड है केवल ए, थर्ड है ए, बी और सी, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा ए और बी। तो सभी लोग 52 का राइट आंसर कमेंट करिए। इसका 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का।
जिसने भी ध्यान से एक भी बार पढ़ लिया होगा ना, वो तुरंत उसको आंसर आ गया होगा। और वो सभी बहुत अच्छे जो बच्चे इसका जो आंसर सही करते जा रहे हैं, उनको तो वो तो बहुत ज़्यादा मतलब इसका मतलब वो अपना रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं और क्लास भी डेली ज्वाइन कर रहे हैं और ध्यान से वो अपना पढ़ते भी होंगे और नोट्स भी बनाते होंगे, इसीलिए उनका सही भी हो रहा है। और जिसका गलत होता है वो ना कहीं कहीं आपकी कमियाँ हैं जिसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ये सब पढ़ा दिया हुआ है। तो जी हाँ, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ए, बी और सी तीनों ही क्या है, सही है। डी खाली गलत है, क्योंकि इसमें केवल हमको जब बताया गया है कहीं पे केवल ये जो निगेटिव वर्ड आ जाते हैं वो अपने आप क्या है, वो गलत हो जाता है। तो वे जल भंडार तरह संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी। जो सीढ़ीदार कुएँ सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। एंड थर्ड है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, ए, बी और सी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट है ये हमारा क्वेश्चन, तो सभी लोग ध्यान से इसका क्वेश्चन आंसर इसका दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। फर्स्ट है, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। थर्ड है, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाएं। और फोर्थ है, जल चक्र का आरेख बनाएं, उसे नामित कीजिए। तो 53 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या सा होगा। 53 का राइट आंसर, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ना, कि हम और भी क्या मतलब सोच सकते हैं उसके बारे में, अलग अलग हम क्या सोच सकते हैं, तो वही बताना इसे कौन सा इसमें प्रश्न है जिसको हम इसमें अलग अलग बारे में हम सोच सकते हैं। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नमूना है। तो आई होप आप सभी को आ रहा होगा ये क्वेश्चन। कौन इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। कौन सा होगा, फोर्थ, जल चक्र का आरेख बनाए और उसे नामित कीजिए। जैसे जल चक्र के 5 लाभ बताना है तो आप 5 लाभ बता दोगे, आप पढ़े हो उसके विषय में तो आप 5 लाभ तुरंत बता दोगे। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं, तो पता है हाँ नहीं, जब अगर नहीं होता तो ऐसा हो जाता है। बस कितना सोचेंगे, आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते। थर्ड है हमारा, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची। एक सूची होती है जल चक्र की, तो आप उसको भी बता दें, इसमें भी कोई डाइवर्जेंट थिंकिंग लगी नहीं आपकी। ये हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, जल चक्र का आरेख बनाएं। जब आप जल चक्र का आरेख बनाएंगे तो उसमें आप बहुत सारी बातें आप सोचेंगे, मतलब उसमें आपकी विविध यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सोच आपको उसमें आएंगी और उसको नामित उसकी व्याख्या भी आपको करनी पड़ेगी। तो इसमें ये क्या हमारा, इसमें हमारा ये जो वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए जल चक्र का आरेख बनाए और उसे नामित करें। तो 53 का राइट आंसर आपको क्लियर हो गया, ऑप्शन फोर्थ। तो ये हमारे 17-18 क्वेश्चन थे, हमने जो जल चैप्टर पढ़ाया था, और ये जो जल चैप्टर के इतने क्वेश्चन आए हुए हैं 11, 12, 14, 16, देखो सारे सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसलिए मैंने आपको एक बार करवा दिए हैं कि मैं आपको चैप्टर भी पढ़ा दिया मैंने, अब हम उसी के प्रैक्टिस सेट करवा देंगे ताकि आपको सब चीज़ एक बार में क्लियर हो जाएगी कि इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हमें इसको ऐसे आंसर करना है। जो भी छात्रों को अगर आपका गलत भी हो जाता है तो आप लोग निराश मत होइएगा, क्योंकि आपका कोई बात नहीं, आज तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। बस आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठे वहाँ पे आपका गलत ना हो। थोड़ा सा दिमाग से और ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका कहीं भी गलत नहीं होगा। मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर और एक एक जो प्रैक्टिस सेट होते हैं सारा मैं आपको क्लियर करवा दूँगी। आपको बाहर से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे जो 18 क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे क्या करें, आप कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। अगर आप हमारी ऑफलाइन एकेडमी यानी कि वेम एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर 9910386775 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहें ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। मैं धीरे धीरे आपको एक एक चैप्टर थोड़ा थोड़ा लेके पढ़ाती हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा लोड समझ में ना आए। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।